हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 उपभोक्ता का संतुलन, यानी जो आरबीएससी का जो कोर्स है उसमें जो क्लास 12th है उसके इकोनॉमिक्स या उसके चैप्टर 2 को मैं आज पूरा इसमें समझाऊँगा, उपभोक्ता का संतुलन। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता का संतुलन। तो गाइस, उपभोक्ता का संतुलन स्टार्ट करने से पहले मतलब अपन इसके पहले जो बेसिक इसके अर्थ है, यानी उपभोक्ता का क्या अर्थ है, उपयोगिता क्या है, इसका ये समझ लेते हैं। उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता से आशय वे व्यक्ति जो वस्तुएं सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदते उपभोक्ता कहलाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो उपभोक्ता, आप जानते होंगे कि जो वस्तुएं सेवाओं का क्रय करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। अब संतुष्टि क्या होती है, ये मतलब आप समझते होंगे संतुष्टि, लेकिन मैं अभी इसको और समझाऊंगा नीचे इसके डेफिनेशन में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है उपभोक्ता का, कि वे अपनी सीमित आय, उसकी जो आय सीमित है, वो उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, वो सीमित आय से मतलब अधिकतम उस वस्तु के गुणों को प्राप्त करना चाहता है वो। अब उपयोगिता विश्लेषण अब आ गया ये अपने उपयोगिता का अर्थ। गाइस, सिंपली उपयोगिता का अर्थ ये होता है कि जो किसी वस्तु या सेवा द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपयोगिता वही होती है जो किसी वस्तु या सेवा द्वारा, यानी कि अपनी आवश्यकता है कि हमें वो कोई भी वस्तु या सेवा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उससे उससे मेरा काम होगा या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए उपयोगिता का अर्थ इससे लगाया जाता है कि जो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे वो उपयोगिता है। जैसे वो वस्तुएं एवं सेवाएं होती है दो। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि अपन जैसे दो पुस्तकों खरीदने से प्राप्त संतुष्टि यदि एक कमीज खरीदने से प्राप्त संतुष्टि से अधिक है, तो हम कहेंगे कि पुस्तक एक उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्रदान करती है। यानी कि एक कमीज अपन खरीदेंगे और एक और अपने पास ऑप्शन है कि पुस्तकें खरीदे, तो जो हमें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगी ना, मतलब जो हमें ज़्यादा वो देगी, उसी को अपन खरीदेंगे। इसमें यही बता रखा है। तो पुस्तकें हमको अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, तो हम पुस्तकों को खरीदेंगे अपनी उपयोगिता के लिए। यदि इसमें कमीज अपन को अधिक करता संतुष्टि प्रदान, तो हम कमीज को खरीदते। अब उपयोगिता का मापन। गाइस, उपयोगिता का मापन वैसे कठिन है इसका मापन करना, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अब मनोवैज्ञानिक तथ्य अभी आपको नीचे समझ में आएगा। अंत किसी वस्तु की वे उपयोगिता विभिन्न स्थानों में विभिन्न समयों में अलग, यानी कि जो वस्तु की उपयोगिता होती है ना, विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न समय, विभिन्न स्थानों में अलग अलग हो जाती है। जैसे मान लो कि आप किसी भी चीज़ का उपभोग कर रहे हो, आपने उस चीज़ का उस उपयोग आज सुबह करा, तो आपकी उपयोगिता आप बता नहीं सकते कितनी है। यदि उस वस्तु का उपभोग आप शाम को करते हो या विभिन्न दूसरे देश यानी किसी दूसरे स्थान पे करते हो, तो उसकी उपयोगिता जो आपको प्राप्त होगी ना, वो अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, आपको दिन में ज़्यादा भूख लगती है, दिन में ज़्यादा भूख लगती है, तो आपको दिन में मान लीजिए किसी ने खाना नहीं दिया, मतलब आप खाए नहीं, कुछ ही मान लो, लेकिन अब वही खाना आपको रात में खिला दे, तो आपको रात को, मान लो कि रात को आप भूख नहीं के बराबर लगती है, लगती नहीं है, तो आप वो जो खाना रात को ग्रहण करेंगे उससे आपकी उपयोगिता कम रहेगी, क्योंकि उस वक्त आपकी उपयोगिता आपको मतलब आपको कम लगेगी, क्योंकि आपको तो उपयोगिता की आवश्यक दिन में थी, दिन में अधिक भूख लगती है। यदि वो खाना दिन में मिल जाता आपको, तो आपकी उपयोगिता अधिक होती है, यानी आपको अधिक उपयोगिता मिलती। यानी कि समय के अनुसार बदलती रहती है कि किस समय आपको, समझ रहे होंगे आप मेरे कहने का मतलब, किस समय आपको किस वस्तु का उपभोग करना चाहिए जिससे कि आपको अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। अब चलते हैं हम उदाहरण। ये उदाहरण नहीं है गाइस, ये उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको समझा दिया ये बुक वाला कि अब जो अर्थशास्त्री होते हैं ना गाइस, एजबर्ट, एंटोनेली, इवनिंग, गाइस ये वेइंग नहीं है, वे नहीं है, ये इवनिंग है, ये इवरिंग है, इवरिंग 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 फिशर है ये। आप देख लेना किताब में, इन्होंने क्या बताया था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी कि ये इनका कहने का मतलब है उपयोगिता को माप सकते हैं। अब इन्होंने बता दिया उपयोगिता को माप सकते हैं, इन्होंने बताया था इकाई के द्वारा या मुद्रा के द्वारा इसको माप सकते हैं। अब एक को टॉपिक आता है गाइस, अपने आपकी किताब में भी होगा, उपयोगिता फलन। कभी कभी ये एक नंबर में भी आ जाता है।
तो उपयोगिता फलन से तात्पर्य जब उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवाओं का उपभोग किया जाता है तो उपभोग की गई मात्रा उपयोगिता कहलाती है, यानी उपयोगिता फलन कहलाती है, सॉरी। यानी कि उपभोक्ता जो होता है ना, किसी वस्तु या सेवा को उपभोग करे, यानी कि फॉर एग्जांपल केले का उपभोग करता है, उसकी कितनी मात्रा ली उसने केले की, 8 ली, 9 ली, वही उपयोगिता फलन कहलाती है। अब इसको एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। यू बराबर क्या है, उपयोगिता यूटिलिटी, x1 x2 ये कोमा बीच में x3 और xn, इसका मतलब आप जानते होंगे x का मतलब वस्तु की मात्रा, यानी कि वस्तु की मात्रा पहले x1 एक वस्तु की, x2 दो, x3 तीन, ये वस्तु की मात्रा है, यानी कि केले की मात्रा एग्जाम्पल के हिसाब से। अब एक और अर्थशास्त्री आए थे, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या बताया कि उपयोगिता को मापना उसी तरह संभव है जैसे दूध को लीटर में, ऊंचाई को मीटर में और दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है। यानी कि इन्होंने बताया था कि उपयोगिता को माप सकते हैं अपन, जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि दूध को लीटर में मापना, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप दूध लेते हैं तो उसको लीटर में मापिए तो आपको पता चल जाएगा मुझे इतनी उपयोगिता हुई प्राप्त। इस वजह से इन्होंने ये बताया था। लेकिन मनोवैज्ञानिक सिंपली अपन देखें कि उपयोगिता को ऐसे मापे तो ऐसे मापना कठिन है, वो तो इन्होंने अर्थशास्त्रियों के हिसाब से मापना उचित है। अब वो मापना क्यों कठिन है उपयोगिता को, मैंने आपको आपको पहले बताया था कि यदि आपने अभी 2 रोटी खाई तो आप बता सकते हो क्या मुझे कि आपको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, नहीं बता सकते ना, इसलिए उस हिसाब से मापना कठिन है। और इन अर्थशास्त्रियों के हिसाब से तो मतलब सही है, उचित है मापना, यानी कि दूध को लीटर में मापना ऐसे। अब चलते हैं अपन उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता में गाइस क्या होता है, उपभोक्ता का विवेकशील होना। विवेकशील का मतलब गाइस समझदार, यानी कि पता होना चाहिए, मतलब समझदार होना चाहिए एक तरह से। उसे पता रहना चाहिए कि कौन सी मेरी उपयोगिता अधिक प्रदान करेगी, कौन सी वस्तु मेरे लिए आवश्यक है, कौन मुझे ज़्यादा उपयोगिता प्रदान करेगी, उसे पता होना चाहिए, तो वह उसी वस्तु को क्रय करेगा। अब दूसरा आता है उपयोगिता मापनी। उपयोगिता मापनी कैसे है गाइस, ये अर्थशास्त्रियों ने बताया था, इसे इकाई के द्वारा मापा जा सकता है, दूध को लीटर में वैसे। अब तीसरा पॉइंट है वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है, ये गलत है शायद, ये 3 है लिख रहा है ना, ये गलत है। और ये वस्तु की सीमांत उपयोगिता है ना, घटती है, ये तो सही है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट डाल लो आप, ये वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है। यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्यों घटती है, भाई आपको मैं समझाता हूँ। मान लो आपको भूख लगी है, आपने एक रोटी ग्रहण की, आपको कुछ मतलब उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, आपने एक को ले ली, 2, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, 3 ले ली, मानो किसी कारण से आपका पेट नहीं भरा तो आपने 4 रोटी ग्रहण कर ली, लेकिन 4 के बाद आपका पेट फुल भर गया मान लो, लेकिन आप जो 5वीं रोटी लोगे आप वो थोड़ी लोगे, आपका पेट तो पूरा भर गया। इस वजह से फिर वो आप उसको ग्रहण करोगे तो आपका कुछ ना कुछ होएगा ही। इसी वजह से वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है, यानी कि एक स्तर के बाद है ना वस्तु की उपयोगिता घटने लग जाती है उसका अधिकतम उपयोग करने के बाद। जैसे रोटी वाला एग्जांपल बेस्ट है, ये मुझे किसी ने बताया था, इस वजह से ये एग्जांपल बेस्ट है। आपको जब भी सीमांत शब्द दिख जाए, यानी कि सीमांत उपयोगिता क्यों करती है, आप उदाहरण के तौर पे समझा भी सकते हैं। अब चौथा आएगा उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। हाँ गाइस, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में ही माप सकते हैं अपन। कैसे माप सकते हैं, आपने केले का एग्जाम्पल ही ले लो, आपने केले खरीदे 10 रुपये के, तो आप बता सकते हो कि इसकी उपयोगिता 10 रुपये है, मैंने 10 रुपये के केले ग्रहण किए, तो आप मुद्रा के रूप में माप लिया आपने उसको। अब आता है 5वां पॉइंट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर क्यों रहती है गाइस, आपको ये मैंने बताया था कि मुद्रा के द्वारा मतलब सीमांत उपयोगिता इसकी स्थित नहीं है गाइस, स्थिर रहती है। कि कोई दुकानदार अपन को ऐसे डिस्काउंट थोड़ी देगा कि आज इसमें कमी हो गई, आज डिस्काउंट, इस वजह से इसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अपन जो भी मुद्रा से, यानी मुद्रा से जो हमें संतुष्ट या उपयोगिता प्राप्त होती है ना, वो घटती बढ़ती नहीं है, ये स्थिर रहती है। इस वजह से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अब छठा आता है कि विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। यानी विभिन्न वस्तुएं, केला ले लो, एक एप्पल ले लो, कुछ भी वस्तुएं सेवा ले लो,
वो एक दूसरे की जो उनकी उपयोगिता रहेगी ना, वो एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करेगी। जी। अब आता है अपने उपयोगिता के प्रकार। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है। उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं, जैसे गाइस आपको पता होगा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता से आशय किसी दिए हुए या निश्चित समय में कोई भी दिया हुआ या निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वह कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता कहलाती है। इसका यानी कि इन शॉर्ट में आपको बता दूं, किसी कोई निश्चित समय होता है, उसमें जो अपन विभिन्न वस्तुओं का जो अपन उपभोग करते हैं ना, और उससे जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो टी यू कहलाती है, यानी कुल उपयोगिता। अब इसका समीकरण देख लेते। टी यू बराबर, गाइस में प्लस लगाना है, U1 U2 U3, यानी कि ये इसका समीकरण है। अब टी यू बराबर क्या है, आप कुल उपयोगिता U1 यानी कि वस्तु की प्राप्त उपयोगिता यूटिलिटी, दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता U2, तीसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता U3, और UN यानी कि 4 5 6 कुछ ही मान लो इसको, कि UN वस्तु से प्राप्त उपयोगिता। अब चलते सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता से आशय उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो प्रभाव होता है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी कि गाइस मैंने बताया कि सीमांत उपयोगिता क्या है। मैंने रोटी वाला एग्जांपल बताया था ना, वो इसमें लागू होता है। सीमांत उपयोगिता आशय आशय उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर उस पर, यानी कि किसी वस्तु को अपन अतिरिक्त उपभोग करेंगे लेकिन एक समय बाद उसका उपभोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी रोटी वाला एग्जाम्पल बताया था आपको, वैसा इसमें लागू होता है। और इसका सूत्र होता है MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस एन बराबर नंबर ऑफ संख्या, यानी कि अपन टोटल यूटिलिटी में से ऐसे तो गाइस इनके बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन जो ये दो सूत्र मैंने बताया ये बेस्ट है। अब MU कैसे निकालते हैं, TU में, मतलब अभी आपको मैं बताऊंगा नीचे सारणी में, मतलब टोटल यूटिलिटी में से घटाते जाते हैं। अब आता है कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का संबंध, या दोनों में संबंध। गाइस जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, यानी अधिकतम पहुंच जाती है, तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। समझ रहे होंगे गाइस। अब आता है अपने, ये इस चित्र में बता रखा है, जैसा कि इकाई इकाई दे रखी है अपन को, 1 2 3 4 इकाई यानी कि वस्तु की मात्रा जो यहाँ पे लिखेंगे अपन, और कुल उपयोगिता ये, और सीमांत उपयोगिता ये। अब इनको कैसे निकाला, तो गाइस सबसे इस सारणी को कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। पहले अपन को सीमांत उपयोगिता लेनी है, यानी कि सीमांत उपयोगिता लेनी है। तो सीमांत उपयोगिता आपको पता है कि घटती भी रहती है, कि जैसे कि रोटी वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि सीमांत उपयोगिता घटती है ना। पहले सीमांत उपयोगिता 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 0, फिर -1 -2। ये बेस्ट सारणी है गाइस, इससे ईजी सारणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीमांत उपयोगिता घटती भी होती है। जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे आप, सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है। और सीमांत उपयोगिता क्यों घटती है, क्योंकि एक स्तर के बाद उपयोगिता घटती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब 4 4 ये आपने बना ली, तो 4 का 4 इधर आ जाएगा, फिर 4 और 3 7 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 और 2 9 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 और 1 10 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 और 0 10 वापस 10 आ जाएगा, 10 में से -1 गया 9 9 आ जाएगा, 9 में से -2 गया -7 आ जाएगा। ये ऐसी सारणी थी, और ये इसका चित्र देख लो आप। इस सारणी के हिसाब से मैंने ये चित्र बना दिया। यहाँ पे कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पे मात्रा को दर्शा दिया। अब गाइस इसमें जो संबंध है ना, वो मैंने बताया था कि जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, यानी कि जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। घटती दर से क्यों बढ़ती है गाइस कुल उपयोगिता, क्योंकि देख यहाँ पे क्या होता है, घटती दर से इसलिए बढ़ती है क्योंकि पहले यहाँ पे 4 थी कुल उपयोगिता फर्स्ट पे, फिर दूसरे पे 8 आना चाहिए था, फिर तीसरे पे 12 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले 4 आया, फिर 8 नहीं आके 7 आया, उससे कम आया, इसलिए अपन इसको घटती दर से बढ़ती दर बोलते हैं। इसी को घटती दर से बढ़ती दर बोलते हैं। तो इस वजह से ये हो गया। आप चित्र आपको आता ही होगा, सारणी के हिसाब से बना लेना। और दूसरा पॉइंट है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, देखो यहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है 10 पे, और सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है 5 पे, और जब कुल उपयोगिता घटने लग जाती है, यानी कि देख लो ये यहाँ पे घट रही है,
तो फिर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यानी ये माइनस में चल जाती है। यहाँ पे ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस में चल जाती है ये इसमें संबंध चित्र के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब चलते सीमांत उपयोगिता हाँस नियम क्या है। वह सीमांत उपयोगिता हाँस नियम का प्रतिपादन ये गलत है, ये 98 से 54 है ना, ये गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये उपभोक्ता के इस व्यवहार पर आधारित है कि जिसमें उपभोक्ता अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर अतिरिक्त इकाई से उपभोग की जाने वाली सीमांत उपयोगिता करती है। इस चैप्टर में सभी में रोटी वाला एग्जाम्पल लागू हो रहा है, यानी कि अतिरिक्त इकाई का जो उपभोग करते हैं ना, उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है ना, वो घटती जाती है, इसलिए इसे सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि एक स्तर के बाद अब उपयोगिता करती है। अब ये कारण इसके नियम की मान्यता है कि क्या है, इसके नियम की मान्यता वो मैं आपको बताऊंगा। उपभोक्ता का विवेकशील होना, यानी उपभोक्ता समझदार होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है। उपयोगिता मापने नहीं है, ये उपयोगिता मापनीय है और इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है, यानी उपयोगिता को अपन मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे मैंने केले वाला उदाहरण देके बताया था कि आपने 10 रुपये के केले खरीदे, तो आप बता दिए कि मेरी उपयोगिता 10 रुपये है। अब इस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानते हैं, जैसे पहले आपको समझाया था कि घटती बढ़ती नहीं है, स्थिर रहती है। अब चौथा, उपभोग की गई वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार या गुणों की, यानी आप जो उपभोग कर रहे हो ना, वो गुणों और गुणों की दृष्टि से यानी समान होनी चाहिए, भी भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। अब उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, यानी कि उपभोग है ना, इसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब नियम लागू होने के कारण ये लागू क्यों होते हैं? वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं होती। स्थानापन्न क्या होती है? का स्थानापन्न का मतलब कि एक वस्तु महंगी हो जाती है तो उसका रूप दूसरी वस्तु ले लेती है, यानी कि कॉफ़ी महंगी हो गई अभी, तो हम चाय का अधिक अधिक उपयोग करेंगे। ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, आगे आप पढ़ोगे अगले चैप्टरों में। अब यहाँ पे क्या है कि वस्तुएं स्थानापन्न नहीं है तो अपन को एक ही वस्तु मिलेगी, यानी कि बस एक ही वस्तु है अपने पास, कॉफ़ी है, तो अपन कॉफ़ी का उपयोग करेंगे। चाय तो है नहीं, स्थानापन्न वस्तु है ही नहीं दूसरी, इस वजह से। अब दूसरा एग्जांपल आता है, हम किसी भी वस्तु का उपभोग कितना ही बढ़ाए, एक स्तर के बाद उसका उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि मैंने बताया था कि अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, कि एक वस्तु का उपयोग अपन अधिकतम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसमें से आप देख लेना। धन्यवाद गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।